नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको कराते हैं फ्री में CUET की प्रिपरेशन और साथ में आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो उस सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम आपको CUET के बारे में पूरा परत दर परत सारी चीज़ों को खोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे हमने आपको दिया था कि CUET का क्या पैटर्न है, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। फिर आपके शोभित सर ने बनाया कि लैंग्वेज सेक्शन को आप डिटेल में समझिए, किस तरीके से देखिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमने आपको बना के बताया कि जनरल टेस्ट क्या है, उसको डिटेल में समझिए, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में। तो उसी वीडियो का ये अगला हिस्सा है जिसमें हमने ये दोनों पे बात कर ली है, इस पे भी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे डोमेन स्पेसिफिक पे। आज की वीडियो में हम डोमेन को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि क्या है डोमेन स्पेसिफिक, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या हमको पढ़ना है, 12th से पढ़ना है कि 11th भी पढ़ना है, किस यूनिवर्सिटी के लिए किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो सब्जेक्ट वाइज डोमेन पे आएंगी। जैसे कि आपके डोमेन में 27 सब्जेक्ट हैं, तो मेजर जो भी आपके 7-8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स पे आपको दिया जाएगा, वीडियो सिलेबस के डाले जाएंगे रिस्पेक्टिव जो भी आपके मेंटर्स हैं। जैसे आपको फिजिक्स हमारे और रवि सर द्वारा दिया जाएगा, बायोलॉजी का आपको जो होगा प्रतीक सर के द्वारा दिया जाएगा, हिस्ट्री का आपको नीतीश सर द्वारा दिया जाएगा, मैथ्स आपको अजीत सर, केमिस्ट्री शशांक सर। तो जो भी रिस्पेक्टिव मेंटर है वो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी अपनी सारी चीजों को बताएंगी तो हम यूनिवर्सिटी वाइज सारे कोर्स की एलिजिबिलिटी और किस कोर्स में क्या डोमेन है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप BA करना चाहते हो तो कौन कौन से यूनिवर्सिटी से आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कौन कौन सा डोमेन का एग्जाम देना होगा। मतलब सारी इंफॉर्मेशन परत दर परत, लेवल बाय लेवल आपको यहाँ पे मिलेगी, सारी चीजों को बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं CUET के डोमेन पे। सबसे पहले आपको बता दूं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि CUET जो है वो एक एग्जाम है, आपका कोई एडमिशन प्रोसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, कौन सा कोर्स वहां करना चाहते हो, इसके बेसिस पे CUET में किस किस पेपर को देना है ये आपको डिसाइड करना है। तो पहले ये चीज आपको डिसाइड करना होगा कि मैं जो किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, बट ये आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है मेजरली। उसकी एक रैंकिंग बनानी पड़ेगी कि हमें पहली प्रायोरिटी मेरी BHU है, पहली प्रायोरिटी मेरी DU है, कि पहली प्रायोरिटी मेरी JNU है, कि इलाहाबाद है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आपको सारे जो भी पेपर्स इसमें देने हैं वो चीज डिसाइडेड होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म 2 तक आएगी, उससे पहले सारी यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को रिलीज कर देगी, ये UGC ने ऐसा कहा है। चलिए, तो हम थोड़ा सा डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं, जो उनके नोटिस में दिया हुआ है CUET के, ठीक है, उसके जो NTA के नोटिस में उसके बारे में, ठीक है। डोमेन में टोटल आपके 27 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 27 में से मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट कर सकते हो। ध्यान दो, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 6 का यहां क्यों बोला गया उसके लिए समझिए। जैसे कोई यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कोई 2 सब्जेक्ट अलग, दूसरी यूनिवर्सिटी 2 सब्जेक्ट अलग, तीसरी यूनिवर्सिटी 2 सब्जेक्ट अलग। तो अगर आप 6 सब्जेक्ट का पेपर दोगे तो आप तीनों यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे। तो ये चीज समझना है आपको कि अगर आप ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी चाहते हो तो ज्यादा पेपर देना पड़ेगा, तो ज्यादा आपको लोड लेना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ते हो तो उसके सिर्फ डोमेन को फॉलो करो। तो ये चीज अभी यूनिवर्सिटी जब रिलीज करेगी तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हमको कितना सब्जेक्ट्स पढ़ने पे हमको ज्यादा फायदा होगा। और इसमें हम सेशंस भी लेंगे आपको कि कौन कौन से कोर्स वाले को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ताकि वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाए, ठीक है। हमारा तो यही मोटिव रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहे, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि हम 10 के 10 पेपर देंगे। अब 10 पेपर देंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे 3 महीने में। तो एकदम स्मार्ट मूव लेना है, ये बहुत जरूरी है। इस चीज को आप समझिए, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है, इसीलिए UGC ने आपके सिलेबस को भी कम किया है। 11th के सिलेबस को नहीं डाला है क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज पढ़ेंगे आप, जनरल टेस्ट पढ़ेंगे आप, डोमेन पढ़ेंगे, मिनिमम 2 से 3 डोमेन तो रहेगा ही रहेगा। मुझे लगता है अगर आप BHU जैसे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो 2 डोमेन तो रहना ही है, ठीक है।
अब देखिए, तो इसमें आप 6 मैक्सिमम कर सकते हो, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर है, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, किसके? 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे आपके, ठीक है। तो आपको 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कोई भी मैक्सिमम आप 40 करिए, कोई भी 40 करिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से चैप्टर का है, क्या है, ठीक है। तो आपको 40 जो सबसे आसान लगे वो करिए। तो बच्चों को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है, कि 40 क्वेश्चन दे दिया तो सर तो हम तो कठिन वाला छोड़ देंगे, 40 आसान कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि वो 10 कठिन देते हैं, वही 10 कठिन आप छोड़ के आ जाओगे, ऐसा होता नहीं है। ये 50 देने का मतलब ये आपका टाइम किल करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप 40 क्वेश्चन जहां आपको बस दिया रहता तो आप 40 ही क्वेश्चन पढ़ते, अब आप 50 क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन को पढ़ने में अगर 10 मिनट भी आपका चला गया तो वो वेस्ट करा लेगा कि नहीं आपका 10 मिनट। तो इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है एग्जामिनर की कि आपके टाइम को कैसे किल किया जाए, और ये तब वो कराते हैं जब पेपर का लेवल मॉडरेट रखते हैं, जब बहुत हाई रखते हैं तो नहीं कराते हैं ऐसा, ये तब जनरली कराते हैं। तो इसका आपको फायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्लास 12th ओनली, ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, इस पर भी डिटेल में भी बात करेंगे। सिलेबस आपका क्लास 12th का ओनली है, ठीक है, 11th आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या सर हम 11th जो पढ़े हैं या जो अभी पढ़ना चाहिए हमको कि नहीं, इस पर अभी बात करेंगे, ठीक है। 45 मिनट आपको मिलेगा, मतलब 1 मिनट रफली आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन पे, 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक एक चीज के बारे में और फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। मेजरली आपको जो डाउट्स आ रहे हैं बच्चों वो है आपको कि कैसे हमको सर करना है 45 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 करना है सर, ठीक है, ये चीज। दूसरा जो मेजर हमारे पास सर डाउट आ रहा है 12th ओनली वाला, इस चीज को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 12th ओनली का मतलब है कि 12th में जो चैप्टर्स है, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे, ठीक है, तो जो चैप्टर्स 12th में है वही से सवाल आपके आएंगे, ठीक है। इनका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो अभी हमारे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जब आपके सिलेबस जाएंगे तो आप देखिएगा डिटेल में आपको हर सब्जेक्ट में समझाया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट मेजर्स है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप का हम सिलेबस डालेंगे, हम नहीं डालेंगे, हम बता दे रहे हैं पहले, ठीक है। तो जो मेजर है, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ, जनरल मैथ, ये सारी चीज़ों का आपको सिलेबस पड़ेगा, ठीक है, आप देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए, जैसे आपको एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप 12th की केमिस्ट्री जब स्टार्ट करोगे ऑर्गेनिक, ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एरेन्स है, ठीक है, अल्किल हैलाइड्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप अल्किल हैलाइड्स पढ़ पाओगे अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ जीओसी नहीं है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, जो कि आपको पढ़ाई जाती है 11th में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आएगा तो अल्किल हैलाइड से ही क्वेश्चन, ठीक है, पूछेगा वहां पे साफ साफ आपसे, ठीक है ना, SN1 SN2 ही करा के पूछेगा, ठीक है। बट आपको यह समझना पड़ेगा कि जीओसी का वहां यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि IUPAC को डाल दिया है, ठीक है, इसमें आप जाके देखना नेमिंग भी डाला है, सब कुछ डाला है। तो हमने आपको IUPAC सारा एक जगह आपको शशांक सर ने पढ़ा दिया है। तो 11th के वो चीज जो आपको 12th के लिए बेस बनाते हैं, समझ रहे हो। सब सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे हैं, उनको आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो हमारे मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे, वो 12th के टॉपिक के नाम से, चैप्टर के नाम से ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर 11th के जो भी इंपॉर्टेंट है उसको कराएंगे। हाँ, इसका फायदा ये होगा आपको कि पहले हमको जीओसी से डायरेक्ट सवाल आता था, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता था, अब डायरेक्ट नहीं आएगा। मतलब हमको इस पे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, हमको इस पे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, हमको इस पे मेजरली बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। प्रैक्टिस हम 12th वाला ही ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। जैसे केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ चैप्टर्स को, ठीक है, 11th के कुछ चैप्टर्स को 12th के अंदर ही वो पढ़ा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और पढ़ा दिया जाएगा। दूसरा, आपको फिजिक्स में भी कुछ जरूरत पड़ेगा, मैथ्स में आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बायोलॉजी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बायोलॉजी पूरी सेपरेट है, 11th की पूरी सेपरेट है, 12th की पूरी सेपरेट है। और 12th में आपको 2 यूनिट लगभग पढ़ा भी दिया गया है, प्रतीक सर आपको पढ़ा दिए हैं। तो जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा विन विन सिचुएशन है। एक तो चैप्टर्स कम है 12th में, और उसमें से मैक्सिमम उन्होंने अभी ही पढ़ लिया है, तो उनके पास रिवीजन का अपार्ट टाइम है, एमसीक्यू सेशन उनके बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चौथा जो आपका मान लेते हैं हम, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में जाएंगे तो देखिए
हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कुछ एक आएंगे रिलेटेड, कुछ चैप्टर्स का रिलेशन आएगा पिछले से कि उनके वंशजों ने जो किया है, डायनेस्टीज का आएगा, बट पॉलिटी में थोड़ा बहुत रिलेशन आएगा, ठीक है। कुछ एक्ट्स आपके जो पॉलिटी में आएंगे पढ़ने को, वो पीछे के थोड़े बहुत आएंगे, ठीक है। तो वो मेजर नहीं है, फिर भी वो आपको चैप्टर के अंडर ही इनकैलकुलेट करके बढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट्स वालों में कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अब आपका बच जाता है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स। तो देखो कॉमर्स में जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो तुम अकाउंट्स पढ़ना चालू करोगे, तो तुम 11th की जो अकाउंट्स होती है ना, वो बेस बनाती है तुम्हें पढ़ने के लिए 12th का। तो डायरेक्ट अगर हम 12th का पढ़ाने लगेंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 11th का आपके पास है ही नहीं बेस। तो जहां जहां बेस की नीड होगी वो आपको पढ़ने की जरूरत है, और कहां कहां नीड है ये जब सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कौन से सब्जेक्ट का सबसे पहले वीडियो चाहते हो, कमेंट करके बता दो कि सर हमको फिजिक्स का चाहिए, हमको अकाउंट्स का चाहिए, हमको हिस्ट्री का चाहिए, हमको बायोलॉजी का चाहिए। जिसका भी चाहिए आप कमेंट करके बता दो, उसी सब्जेक्ट का सबसे पहले आ जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट होगा, ठीक ना। अब ये चीज हो गई 12th वाले बात में। तो आपको मोटा मोटी सब समझ में आ गया होगा कि 11th 12th को कैसे डील करना है। अब डोमेन पे थोड़ा आ जाते हैं कि सर हम कौन सा डोमेन पढ़ें, कौन सा डोमेन हम पढ़ें, कौन सा डोमेन पढ़ें। देखो क्योंकि ड्यू ने थोड़ा सा खेल कर दिया यहाँ पे, ऐसा न्यूज़ वगैरह में बताया है कि आपको 12th का जो सब्जेक्ट्स है, देखो लेकिन वो भी अभी 100% कंफर्म नहीं है, ठीक है। अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, मान के चल लीजिए 80-90%, लेकिन वो अभी भी बदल सकता है पूरी तरीके से। बच्चों ने खूब मेल किया, उनको खूब बताया ट्वीट करके, तो हो सकता है वो बच्चों की बात मान ले, ठीक है। तो लेकिन देखो मैं BHU की बात करूंगा, ठीक है, BHU की बात करूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, जो पहले से एग्जाम्स लेते आए हैं, ठीक है, उनको चीजें पता है पहले से। तो वो क्या करेंगी, अगर आप BA करना चाहते हो, जैसे मान लो अगर वो लिख के आता है, ठीक है, कि अगर आप BA इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो आपको डोमेन में इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स देना होगा, वो ऐसे लिख के आएगा, ठीक है, पेपर्स में ऐसे लिख के आएगा। लेकिन आप ध्यान दो, जब आप BA करने जाते हो 12वीं में, आपको पता नहीं रहता है कि आपको क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में ही करना है कि हिस्ट्री में करना है कि ज्योग्राफी में करना है कि पॉलिटी में करना है। तो कम से कम अपने प्रोस्पेक्ट, अपने आप वाइडर रेंज को खोल के तो रखें, समझ रहे बात को। तो मतलब हम अगर BA कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेजरली हम इनको छोड़ेंगे नहीं एक भी को। हो सकता हो कहीं इकोनॉमिक्स में हमारा ज़्यादा अच्छा हो जाए, कहीं पे हमारी मेरिट में जियोग्राफी पे आ जाए। कल को हमारा मूड अगर चेंज किया 2 महीने के अंदर भी, तो हम उस समय तक स्विच कर पाए। अपने लिए ज़्यादा ऑप्शंस खोल के रखना चाहिए BA वाले बच्चे। तो डोमेन में आप अभी के लिए यही पढ़ो बस, ठीक है। बाकी आपको लैंग्वेज जनरल टेस्ट पढ़ो, हो सकता हो जनरल टेस्ट भी ना लिया जाए आपके लिए, कुछ भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी के एंड पे छोड़ा गया है। बट अभी जो आपको पढ़ना है मोटा मोटी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले BSc वालों के लिए, तो देखो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि देखो कहीं भी लेगा फिजिक्स केमिस्ट्री तुमने 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। और तुम अगर कहीं BSc करोगे तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें आना ही है, ठीक है। और अगर तुम मैथ वाले हो तो मैथ, बायो वाले हो तो बायो, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट BSc वालों को पढ़ना ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ बदला नहीं है, इस एग्जाम से कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ 2 चीजें बदली हैं। पहला कि आपके 11th का बर्डन कम कर दिया गया है, दूसरा लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कंपलसरी सबके लिए। जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है कि नहीं ये भी श्योर नहीं है, बट मान के चलो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट होगा, ठीक है। बट बाकी होगा कहाँ, होगा कहाँ नहीं, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। लैंग्वेज तो कंपलसरी है, देखो लैंग्वेज तो 100% आना है, लैंग्वेज सबको आना है, लैंग्वेज का पेपर सब में सबको आना है 100%, ठीक है। जनरल टेस्ट भी 100% नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी रखेंगी कुछ नहीं रखेंगी, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ा गया है, ठीक है। BSc वालों को ये पढ़ना है। सर एग्रीकल्चर जो पढ़ रहे हैं वो क्या करें, देखो एग्रीकल्चर वालों को मैं सलाह दूंगा कि आप केमिस्ट्री जरूर पढ़ें अभी के लिए, ठीक है। और दूसरा आप तो या तो एग्रीकल्चर पढ़िए या बायोलॉजी पढ़िए, 2 बात आप करिए, ठीक है। बोलेंगे सर मेरा फिजिक्स और मैथ है तो मैं क्या करूं 12th में, ठीक है। तो आप अभी के लिए सिर्फ केमिस्ट्री पढ़िए, 2-4 दिनों की बात है, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है, तो आप कर लीजिएगा उस समय उसके अकॉर्डिंग। अभी आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में से कोई एक पढ़िए, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, दोनों में आप अच्छा कर सकते हैं, दोनों आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप BSc एग्रीकल्चर टारगेट कर रहे हैं तो, और आपका BSc BA हो गया। BCom वाले क्या करें सर, बीकॉम वाले 12th के जो भी टॉपिक है, जैसे BST बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स, और आपका क्या हो गया इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ना चालू कर दें। मेजरली अकाउंट्स पे फोकस करो, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। दूसरा आपका जनरल लैंग्वेज, ये भी पढ़ें, लैंग्वेज तो इनको भी पढ़ना है, और जनरल टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ते रहें, ठीक है।
LLB और BLLB दोनों के लिए साथ में बता रहा हूं, ठीक है। और ये सिर्फ BHU के लिए बता रहा हूं, हो सकता हो कि आपका क्या बोलते हैं DU का LLB अलग हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो PG में वहां आता है। तो आप लीगल पढ़ो, लीगल एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। लीगल के टीचर अभी हमारे यहाँ नहीं पढ़ा रहे, कुछ 1-2 हफ्ते में आ जाएंगे, लीगल भी चलने लगेगा, ठीक है। लीगल के साथ ही आप पढ़ो, पॉलिटी को पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, वो आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो डोमेन में मोटा मोटी हमने आपको बता दिया अभी के लिए क्या पढ़ना है, बाकी यूनिवर्सिटी जब आएंगे तो डिसाइड किया जाएगा सारी चीज़ों को। और मैंने ये भी बता दिया किस तरीके से वीडियोस के सीक्वेंस आपको चैनल पे मिलेंगे। आज या कल में पहले सब्जेक्ट का पढ़ जाएगा सिलेबस, आप देखिएगा जिस सब्जेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उसी सब्जेक्ट का पढ़ेगा। उसी रिगार्डिंग क्लासेस भी 1-2 दिन के लिए ऑफ की गई हैं, तो आपको जैसे थोड़ा सा सिलेबस के पहले रूबरू करा दिया जाए, फिर आपको फिर से पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाया गया है पिछले 2 महीनों में उसको भी कैसे यूजफुल बनेगा वो भी टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स के वीडियो में बताएंगे, सिलेबस के, कि जो हमने 2 महीने में पढ़ाया है वो आपके लिए कैसे अभी यूजफुल है, उसमें कितना आपको रिटेन करना है, कितना छोड़ना है, ये सब आपको पढ़ाया और समझाया जाएगा। तो होपफुली आपको डोमेन के बारे में सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। और एक चीज मैं फिर से बोलूंगा, जब भी विपत्ति आती है या जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस समय पे एक ही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जिसके अंदर संयम होता है, पेशेंस होता है, कामनेस होता है। मैंने कल परसों भी आपको एग्जाम्पल लेके इस चीज़ का बताया था कि जब प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब वनवास के लिए गए थे और माता सीता का जब हरण हो गया था, तो उस समय सब लोग आग बबूले थे। जब धीरे धीरे आप समझो, जब ये न्यूज़ फैली धीरे धीरे अयोध्या तक आई, तो सब लोग गुस्से में आ गए थे। पर एक इंसान था जो एकदम काम था, चीज़ों को सोच रहा था, उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा चीज़ गुजर रही थी, प्रभु श्री राम के ऊपर तो सबसे ज़्यादा गुजर रही थी ये चीज़। फिर भी उनके कामनेस को आप जब देखेंगे तो आप सीखेंगे कि जो इंसान कामनेस रखता है, विपरीत परिस्थितियों में जो संयम रखता है, वही सक्सेसफुल होता है। मेहनत, पेशेंस, ये सारी चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहली चीज़ जो आती है, ठीक है, वो कामनेस होती है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, तो इस समय आपको कामनेस बनाए रखना है, अपने आप को काम रखना है, ठीक है, संयम बरतना है, एकदम शांतिपूर्ण चीज़ों को समझना है, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाए उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहना है। यही हमारी तरफ से आपको एडवाइस थी बेसिक शिक्षा टीम की तरफ से। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आता है तो चैनल पे दिया जाएगा। तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कमेंट जरूर करिएगा कौन सा सब्जेक्ट का आप सिलेबस सबसे पहले चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।